तेलंगाना में दिल्ली से लौटे 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि दिल्ली निजामुद्दीन इलाके में 1400 लोग शक के दायरे में हैं। दरअसल मजहबी तंजीम तबलीगी जमात पर एफआईआर का हुक्म भी जारी किया गया है। इसके अलावा तबलीगी जमात में जमा हुए 1400 लोगों में कई गैर मुल्की शहर भी शामिल थे। इसके अलावा मुश्तबा अफराद को अस्पताल पहुंचाने के लिए 100 बसें भी लगाई गई है। दिल्ली में मरकज में शामिल 24 लोगों के मुतासिर होने की तस्दीक भी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में मरकज के नाम पर मुल्क को महामारी की मुसीबत में डाल दिया गया है, जहां पर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में जितने लोग शामिल हुए थे उनमें से 6 लोगों की तेलंगाना में कोरोना से मौत हो चुकी है और दिल्ली में मरकज में 24 लोग इससे मुतासिर होने की तस्दीक हो चुकी है। इस महामारी में इस मरकज की खबर उस वक्त पता चली थी जब निजामुद्दीन इलाके में इस मजहबी प्रोग्राम में शामिल एक शख्स की दिल्ली में एम्स में मौत हो गई और 6 दिन तक चले इस मरकज में 1400 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें कई गैर मुल्की भी थे। सवाल यह है कि 6 दिन तक कैसे 1400 लोग मुल्क को कोरोना की महा मुसीबत में डालते रहे और क्या ये लोग दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे या फिर इन लोगों ने कोरोना की महामारी को नजरअंदाज किया या फिर इसके खतरे को अनदेखा कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात का मरकज कोरोना के मसले पर सवालों के घेरे में है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब दुनिया भर में कोरोना से लोग मर रहे हैं तब मरकज के अंदर 1000 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा थे। सवाल इसलिए भी संजीदा है क्योंकि तेलंगाना समेत कई मकामात पर कोरोना से मरने वालों का ताल्लुक निजामुद्दीन की तबलीगी जमात के मरकज से मिला है। पुलिस की अपनी दलील है और अब मरकज की जानिब से भी बयान आया है। इस सब पर बात हो उससे पहले जरा ये समझिए कि आखिर तबलीगी जमात होती क्या है। तबलीगी जमात यानी एक ऐसा ग्रुप जो मुल्क और दुनिया के मुसलमानों के बीच जाकर दीन और ईमान की बात करता है। तबलीगी जमात एक मजहबी जमात है जिसकी इलियास कांदवी ने 1926 में असास रखी थी, जिसका मकसद आम लोगों तक जमात के जरिए दीन की तबलीग करना है। ये बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कई बैरूनी ममालिक में भी सरगर्म है। निजामुद्दीन में इस जमात का मरकज है जहां से मुल्क और बैरूनी मुल्क में चिल्ले और दीगर दीनी सरगर्मियों के कई अफराद पर मुश्तमिल जमात भेजी जाती है। जमात के लोग मसाजिद में रहकर अपना सारा वक्त नमाज, कुरान को पढ़ना और अल्लाह के जिक्र में गुजारते हैं। इसी सिलसिले में तबलीगी जमात हिंदुस्तान से गैर ममालिक और गैर ममालिक से हिंदुस्तान में आते जाते रहते हैं और इसकी जानकारी मकामी विजिलेंस से लेकर वजारत खारजा तक सबको रहती है। तबलीगी जमात का सिलसिला हिंदुस्तान में मुल्क की आज़ादी से पहले से चल रहा है और ये पूरे साल जारी रहता है। लेकिन निजामुद्दीन का मामला इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि यहाँ एक साथ 1400 लोग उस वक्त साथ रहे जब कोरोना के मद्देनजर सामाजिक दूरी की बात कही जा रही थी। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब 29 मार्च को ये खबर मिली कि निजामुद्दीन मरकज में कुछ लोगों को खांसी और जुकाम की शिकायत है और इनमें गैर मुमालिक के लोग भी शामिल हैं। डॉक्टरों की टीम पहुंची तो बसों में भरकर यहां से लोगों को अस्पताल ले जाया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के असर से हुई 6 लोगों की मौत से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कोरोना के शिकार बने इन सभी 6 लोगों ने 13 से 15 मार्च के बीच निजामुद्दीन में मुनाक़िद तबलीगी जमात के मजहबी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तेलंगाना के सीएमओ ने ट्वीट करके बताया है कि जिनकी मौत हुई है वो सभी कोरोना मुतासिर थे। निजामुद्दीन इलाके के मजहबी प्रोग्राम में करीब 1400 लोग शामिल हुए थे, जिनमें कई गैर मुल्की भी थे। 22 मार्च को अवामी कर्फ्यू के सबब करीब 100 लोग यहीं रुक गए, फिर लॉकडाउन की वजह से वो यहीं रुके रहे। ये मामला संगीन तब हो गया जब उन्हीं में से एक की दिल्ली के LNJP अस्पताल में मौत हो गई। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उसी तकरीब में शामिल रहे कई दीगर लोग भी दिल्ली के LNJP अस्पताल में दाखिल हैं और उनके कोरोना मुतासिर होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि अभी उन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, जिससे साफ हो सकेगा कि मौत की वजह क्या थी। अभी तक LNJP अस्पताल में दम तोड़ने वाले शख्स की कोरोना से मरने की तस्दीक नहीं हुई है। देखिए, ये अभी मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे यहाँ पे उनसे बात हो रही थी। उनका कहना है कि इस एरिया को वो डिसइंफेक्ट करेंगे। कितने एरिया को करेंगे, कैसे करेंगे और उसमें पुलिस का क्या उनको हेल्प चाहिए वो हम लोग देंगे और ये डिटेल्स जो है वो उनके दिशा निर्देश, उनके डायरेक्शन पे ही होगी। ये इसका जितना भी अरेंजमेंट है
ये बड़े लेवल पे आप बता रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, बट इसका अरेंजमेंट जो है वो सिविल डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है और इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब पुलिस निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले लोगों को बसों में भरकर दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना अलामत के चेकअप के लिए लेकर जा रही है। लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 100 बसें लगाई गई हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हूं, जहां एक दरगाह में कई लोग यहां पर आकर के रुके हुए थे, जिसमें लक्षण जो हैं कोरोना वायरस जैसे लगे और उसके बाद में तमाम लोगों को पुलिस जो है बसों में उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तकरीबन 1800 के आसपास ये सब लोग थे जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आकर के रुके हुए थे। और उसके बाद जैसे कि जो जानकारी है कि इनमें कुछ लक्षण जो है कोरोना वायरस के मिले, उसके बाद प्रशासन जो है हरकत में आया और फिर इन सब लोगों को अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोग यहाँ से निकाले जा चुके हैं और उन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। मजहबी प्रोग्राम में शामिल हुए करीब 1400 लोगों को चेकअप के बाद 14 दिन क्वारंटीन में रखा गया। हालांकि प्रोग्राम के बाद ये लोग कितने लोगों से मिल चुके हैं ये पता लगाना आसान काम नहीं है और यही सबसे ज्यादा डराने वाली बात भी है। दिल्ली सरकार ने इसे मुजरिमाना हरकत बताते हुए प्रोग्राम के मुंतजिम पर FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। बताया ये जा रहा है कि 1000 से 2000 लोग इस कार्यक्रम में आए थे और इस एक तरह का ये जलसा था जिसमें लोगों को बुलाया जाता था, उन्हें धर्म के बारे में बताया जाता था और इसमें विदेशों से भी कई नागरिक आए थे, ऐसी सूचना मिली है। और जो लोग विदेश से आए थे उनके अंदर भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं। लगभग 34 लोगों को LNJP अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके अलावा 1400 लोगों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। बाकी ये भी खबर मिल रही है कि लगभग 200 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। कोरोना वायरस के अंदेशे के पेश नजर पुलिस ने निजामुद्दीन में इस पूरे इलाके को घेर लिया है और लोगों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। प्रोग्राम में शामिल हो चुके कई दीगर रियासतों के अफराद की जानकारी भी जुटाई जा रही है। दिल्ली के अलावा यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और तेलंगाना सरकार भी प्रोग्राम में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली में 64 साल के जिस शख्स की मौत हुई वो तमिलनाडु का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उसकी मौत की वजह क्या है, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मामले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि निजामुद्दीन थाना और मरकज की दीवार एक है, 24 घंटे यहाँ पुलिस के लोग रहते हैं। क्या वाकई पुलिस को जानकारी नहीं थी कि अंदर इतने लोग हैं? अगर ये जानकारी थी पुलिस को तो निकालने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इसके साथ साथ तबलीगी जमात के जिम्मेदार लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई उन्होंने जानकारी छुपाए रखी और संजीदगी से ये कोशिश क्यों नहीं की गई कि तमाम लोगों को बाहर निकाला जाए? तमाम तरह की बातें जरूर हो रही है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब संजीदगी से जांच होगी। कैमरामैन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। निजामुद्दीन के इस मामले में दिल्ली पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। कोरोना के वायरस के खतरे के बावजूद मुल्क की राजधानी में इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम के लिए इंतजामिया ने इजाजत दी थी या नहीं और उससे इजाजत ली गई थी या नहीं, यह अहम सवाल है। दिल्ली के अलावा यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और तेलंगाना सरकार भी प्रोग्राम में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली में 64 साल के जिस शख्स की मौत हुई है उसकी मौत की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। निजामुद्दीन में मजहबी प्रोग्राम के मुंतजमीन को दिल्ली पुलिस ने नोटिस देकर जवाब तलब किया है। ये भी पता चला है कि प्रोग्राम को लेकर पुलिस की जानिब से 2 बार मुंतजमीन को नोटिस दिया गया था, लेकिन उनकी जानिब से कोई एहतियाती तरकीब नहीं बरती गई। यहाँ तक कि इतने बड़े मजहबी प्रोग्राम के लिए इंतजामिया से कोई इजाजत भी नहीं ली गई थी। सवाल पुलिस पर भी है कि उसने कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद एक जगह इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे होने दे दिया। इब्तदाई जांच में निजामुद्दीन से करीब 24 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये बात दिल्ली के वजीर सेहत ने कही, इसके बाद हड़कंप मच गया। जो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। दिल्ली के अंदर डिजास्टर, पूरे देश में डिजास्टर एक्ट लागू था, दिल्ली के अंदर कंटीजियस डिजीज एक्ट भी लागू था और 5 लोगों से ज़्यादा का कंजेशन
कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने मैंने खुद लिख के भेजा एलजी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। एक साथ इतने सारे लोग हैं, अगर तबीयत खराब हो रही है उन्होंने छुपाया, उसको बताया नहीं है, तो इस तरह से लोगों के अंदर बड़ी एक गलत काम किया लोगों ने। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ एफआईआर के आदेश दिए, निर्देश जी दे दिए। निजामुद्दीन के मसले को देखते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने फौरी तौर पर मीटिंग बुलाई और सख्त एक्शन की बात कही गई। इस पूरे मामले में पुलिस अपना बचाव कर रही है और कहा जा रहा है कि वो लगातार लोगों से बाहर निकलने की बात कह रही थी। हालांकि तबलीगी जमात की जानिब से तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया जा रहा है। तबलीगी जमात की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने हर तरह से जानकारी इंतजामिया को दी थी, लेटर लिखे गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सही वक्त पर कदम नहीं उठाए गए और जिम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसएचओ से मुलाकात की थी और मजमे को भेजने पर एसएचओ ने एसडीएम की अथॉरिटी बताया। एसएचओ साहब से मुलाकात करी, उन्होंने भी हमें बुलाया, हमने मीटिंग करी कि भाई ऐसे ऐसे मजमा आज ये पब्लिक कर्फ्यू की वजह से जो आ गया है, जो पहले था वो तो हम निकाल चुके थे अक्सर मजमे को, अब इस मजमे को हम कैसे भेजें, इसके लिए हमें परमिशन दी जाए या इसके लिए हमें कोई बसों का इंतजाम आप करें। तो हमने पूरी उसकी कोशिश करी, तो उसमें एसएचओ साहब ने कहा कि भाई हम तो परमिशन नहीं दे सकते, ये इसकी अथॉरिटी एसडीएम साहब को है। साथ ही मरकज के तर्जुमान ने बताया कि उन्होंने WHO और CDMO से भी राब्ता कायम करके जानकारी दी थी। बराबर WHO और उसके साथ साथ जो है CDMO ये सब यहाँ आते रहे, सुबह में हम लोग उनके साथ रहे। WHO के भी संपर्क में 20 तारीख से, कब से थे? कंटिन्यू वही 20 तारीख से हैं, 20 से भी पहले से हम लोग हैं। जो इसकी सबसे बड़ी CDMO की जो हेड है गीता मैम है, वो बराबर यहाँ रही हैं, उनसे भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं, वो हमें पूरा कोऑपरेट करती रही। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि तबलीगी जमात एक मजहबी तंजीम है जो दुनिया भर में फैली हुई है और इसका मकसद दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम देना है। और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। हम समझते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है जो कि मरकज़ में शामिल हुए हैं कि वो मुल्क के जिस भी हिस्से में गए हों, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को के सामने आकर के अपनी जानकारी दें, अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका भी इलाज कर सके, उनकी भी जान की हिफाजत को यकीनी बना सके और आपके ज़रिए से किसी दूसरे को ये बीमारी ना लगे। ये आपका हम समझते हैं मजहबी फरीज़ा भी है, क्योंकि मजहब इस्लाम में इंसान की जान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ये मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और इसमें बड़ी लापरवाही हुई है। 13 से 16 मार्च के दरमियान निजामुद्दीन में बड़ा जोर था जिसमें दुनिया भर से लोग आए थे, लेकिन ये लोग यहीं रह गए। यकीनन मामला बहुत संजीदा है और इसमें हुई लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में न सिर्फ जांच की जरूरत है बल्कि सख्त एक्शन भी होना चाहिए। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मामले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि निजामुद्दीन थाना और मरकज की दीवार एक है, 24 घंटे यहाँ पुलिस के लोग रहते हैं। क्या वाकई पुलिस को जानकारी नहीं थी कि अंदर इतने लोग हैं? अगर ये जानकारी थी पुलिस को तो निकालने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इसके साथ साथ तबलीगी जमात के जिम्मेदार लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई उन्होंने जानकारी छुपाए रखी और संजीदगी से ये कोशिश क्यों नहीं की गई कि तमाम लोगों को बाहर निकाला जाए? तमाम तरह की बातें जरूर हो रही है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब संजीदगी से जांच होगी। कैमरामैन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। औरंगाबाद के मुस्लिम मोहल्लों में लॉकडाउन का असर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी शिकायतें मिल रही थी और इन खबरों के बीच AIMIM के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रोशन गेट, कटकट गेट, बायजीपुरा मोहल्ले में मुस्लिम तबके से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की है। पुलिस इंतजामिया के साथ मिलकर इम्तियाज जलील लोगों से अपील करते नजर आए और उन्होंने इन इलाकों में बेदारी मुहिम के तहत लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने की भी अपील की। इम्तियाज खुद बाहर निकले और इन मोहल्लों में कोरोना की वबा से बचने के इलाज की जानकारी लाउड स्पीकर से दी और इससे बचने के लिए सरकार के लॉकडाउन के फैसले का अमल करने की अपील भी करते नजर आए। ट्रेन बंद, बस बंद, हर तरह की सवारी गाड़ी बंद, सड़कें सुनसान। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए देही इलाकों के लोगों को जरूरी खदमात से जुड़ी जरूरत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एक 70 साल के बुजुर्ग ने अहलिया की दवाई के लिए 70 किलोमीटर की दूरी घोड़े से तय की।
साल के पठान साहब। इनकी बेगम मुमताज बीमार हैं। डॉक्टरों ने जो दवाई लिखी है वो गांव के मेडिकल स्टोर में नहीं मिली। दवाई जरूरी थी, इसलिए घुड़सवारी करके पहुंच गए 70 किलोमीटर दूर शहर में। जी हाँ, मीर अजीमुद्दीन पठान की 67 साल की बीवी, जिनका नाम मुमताज है, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। उनकी दवाई लेना बेहद जरूरी था। पठान साहब के गांव दर्शनाल में दवाई नहीं मिली। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां बंद थी, इसलिए पठान साहब ने घुड़सवारी का फैसला किया। घोड़े पर सवार होकर सुबह 8 बजे निकले। 2 घंटे घुड़सवारी करके सुबह 10 बजे सोलापुर पहुंच गए। शहर में पुलिस ने पूछताछ भी की, यहाँ तक के बुजुर्ग को नाश्ता भी कराया, मेडिकल स्टोर जाने के लिए मदद भी की। गाव कुठलं तुमचं? दर्शना अक्कलकोट तालुका. कधी निघालो? सकाळी 8 वाजता निघालो. इथं आलो किती? इथं आलो 10 वाजता आलो. आता परत घरी. आता किती वाजता पोहोचतो? काय निवांत जरा अहलिया की दवाइयाँ लेकर मीर पठान वापस गांव चले गए। उन्होंने अपनी अहलिया मुमताज के लिए मोहब्बत के एक अटूट बंधन की मिसाल कायम की, तो दूसरी जानिब मुल्क के ही एक दूसरे हिस्से बिहार में एक वालिद अपने बेटे को वापस घर लेने के लिए टूटी फूटी साइकिल की सवारी कर रहे हैं। इनका नाम है मुश्किल ऋषिदेव। जैसा नाम वैसा काम। मुश्किल ऋषिदेव बेहद मुश्किल काम को अंजाम दे रहे हैं। ऋषिदेव नेपाल सरहद से मुत्तसिल बिहार के अररिया जिले में अपने घर से मगरबी बंगाल के दुर्गापुर के लिए साइकिल से निकल पड़े हैं। इनका 12 साल का बेटा लॉकडाउन की वजह से दुर्गापुर में ही फंस गया है। बेटा वहां पर मजदूरी करता है। अररिया से दुर्गापुर की दूरी करीब 380 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर साइकिल चलाकर मगरबी बंगाल के दिनाजपुर के राजगंज तक पहुंच चुके हैं। साइकिल पर एक छोटे से पैकेट में सूखे चावल का मुरमुरा रखा है, जिसे खाकर ये वालिद साइकिल पर सफर कर रहे हैं। एक पतला कंबल और छोटी सी चटाई भी है, जिस पर सोकर रायगंज में रात गुजारी। पीर सुबह उठकर फिर दुर्गापुर के लिए रवाना हो गए। ऋषिदेव के सफर में इनका एक रिश्तेदार भी है। आपका घर कहाँ है? खोड़ागाज जिला अररिया है। खोड़ागाज टप्पू टला है घर मेरा। वहाँ से कैसे आए आप लोग? साइकिल से आए हैं सर। कहाँ तक जाना है आप लोगों को पता है आप लोगों को? नहीं, ये मालूम नहीं है कि कितना दूर है, ये मालूम नहीं है। जगह का नाम? जगह का नाम है दुर्गापुर, कलकत्ता। अच्छा, हाँ। वहाँ लड़का कैसे पहुँच गया? वो 5 आदमी के साथ आ रहा था। 3 आदमी एक साइड हो गया, 2 आदमी एक साइड हो गया। 200 किलोमीटर तक चल चुके हैं। 180 किलोमीटर और साइकिल चलानी है। उसके बाद ही बाप बेटे का मिलन हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।